अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ताक। मुस्लिम लीग नून के हयात कायद मियां नवाज शरीफ की दोबारा पार्टी सदारत और चौथी बार वजारत उज़्मा की राह में अल अजीजिया रेफरेंस केस हायल है। यानी अगर उन्हें दोबारा पार्टी सदर और वजीर आजम बनना है तो अल अजीजिया रेफरेंस केस पे बाइज्जत बरी होना पड़ेगा। यही वो केस है जो अब उनकी राह में इलेक्शन लड़ने और चौथी बार वजारत उज़्मा बनने के मिशन में रुकावट बन के खड़ा है। इस केस की आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई। ये समाअत उस वक्त ज्यादा दिलचस्प हो गई जब अदालत में मौजूद तीनों अहम किरदार यानी जज, नैब और नवाज शरीफ के वकील इस बात पर मुत्तफिक हो गए कि मरहूम जज अरशद मलिक की वीडियो की अब इस केस में कोई गुंजाइश नहीं है। अदलिया, नैब और खुद नवाज शरीफ के वकील ने इस वीडियो पर मिट्टी डाली और केस को मेरिट पर चलाने की सिफारिश की। इस सूरत हाल में मुस्लिम लीग नून का फायदा यह हुआ कि वीडियो को जिस दबाव के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए था वो दबाव के जरिए से मकसद अचीव कर लिया गया। मरहूम जज का एतराफ़ी बयान कि वो दबाव में थे, किसका दबाव था और वो क्या हालात थे जिनको इस्तेमाल में लाकर नैब के एक आला जज को सजा देने पर मजबूर किया गया, इस सब पर हमेशा के लिए अब खामोशी छा गई है। आज केस की समाअत के दौरान नवाज शरीफ के वकील अमजद परवेज एडवोकेट पर अपने दलाइल देते हुए कहा कि नैब ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर रेफरेंसेस दायर किए जिनमें एक जैसा इल्ज़ाम था। हमने दरख्वास्त दी थी कि इल्ज़ाम पर सिर्फ एक ही रेफरेंस दायर होना चाहिए था, लेकिन अलग अलग रेफरेंसेस दायर किए गए। 8 नवंबर 2017 के फैसले में एहतसाब अदालत ने कहा कि एक साथ तीनों रेफरेंसेस निपटाए जाएंगे। एहतसाब अदालत ने ट्रायल अलग अलग किया लेकिन फैसला एक साथ सुनाने का कहा था। नवाज शरीफ के वकील ने अदालत को मजीद बताया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का एक साथ ही फैसला सुनाने का हुक्म बरकरार रखा था और अपने फैसले में कहा था कि एक साथ तीनों केसेस के फैसले से आसमान नहीं गिर जाएगा। अदालत ने वकील से इस्तफसार किया कि इसमें इल्जाम क्या था, जिस पर वकील ने जवाब दिया कि आमदन से जायद खर्चाजात का केस था। इस केस में 22 गवाहान हैं जिनमें 13 वो हैं जिन्होंने रिकॉर्ड पेश किया। वकुआ का कोई चश्मदीद गवाह नहीं है, सिर्फ 2 गवाह रह गए हैं, एक महबूब आलम और दूसरे वाजिद ज़िया, एक नैब के तफ्तीशी अफसर और दूसरे GIT के सरबराह हैं। मैं इन गवाहान के बयानात से कुछ पोर्शन अदालत में पढ़कर सुनाऊंगा। वकील ने अपने दलाइल में अदालत को बताया कि GIT के मुताबिक सऊदीया की अथॉरिटीज़ को MLA भेजा जिसका जवाब नहीं आया। पिछले 7 साल में यह मौक़िफ़ रहा है कि मेरे वालिद ने अल अजीजिया स्टील मिल्स बनाई थी। नवाज शरीफ का कभी भी किसी तौर पर इससे कोई ताल्लुक नहीं रहा। अल अजीजिया स्टील मिल्स 2001 और हिलमेटल इस्टेब्लिशमेंट 2005 में बनाई गई। हुसैन नवाज की उम्र उस वक्त 28 साल थी जब अल अजीजिया मिल्स लगाई गई। नवाज शरीफ का ये केस पिछले केस से भी बेहतर है कि वो इस अरसे में पब्लिक ऑफिस होल्डर भी नहीं थे। नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि ये मेरिट्स पर बहस कर रहा है। इनकी कुछ मुतवारिक दरखास्तें भी हैं, या तो ये अपनी वो दरखास्तें वापस लें जिस पर अमजद परवेज एडवोकेट ने कहा कि जी जज की वीडियो के हवाले से दरखास्तें हैं। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि इस हवाले से मरियम नवाज ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मामला सुप्रीम कोर्ट गया था। नवाज शरीफ के वकील ने अदालत को आगाह किया कि जज वीडियो स्कैंडल से मुतालिक अपनी दरखास्त की पैरवी नहीं करेंगे। जज अरशद मलिक इंतकाल कर चुके हैं, इसलिए वीडियो से मुतालिक दरखास्त की पैरवी नहीं करेंगे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि अगर जज का कंडक्ट इस केस के फैसले के वक्त ठीक नहीं था, बददियानत था, तो उसके असरात होंगे। हमें बताएं कि उनको बतौर जज क्यों बरतरफ किया गया था, चार्ज क्या था। आप इस दरखास्त की पैरवी करेंगे तो हम इसको देखेंगे। अरशद मलिक अब नहीं है लेकिन बाकी लोग अभी मौजूद हैं। अदालत ने वकील से इस्तफसार किया कि आपका फैसला है कि आप इस दरखास्त की पैरवी करना चाहते हैं या नहीं। वकील ने जवाब दिया कि मुझे हिदायत दी गई है कि जज अरशद मलिक वीडियो स्कैंडल से मुतालिक दरखास्त की पैरवी नहीं करना चाहते। मैं जज अरशद मलिक के हवाले से दुआगो हूँ, अब वो इस दुनिया में नहीं है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि अब ये आपका इख्तियार है कि आप जज अरशद मलिक का मामला उठाना चाहते हैं कि नहीं, क्योंकि दरखास्त तो मौजूद है। हम यहाँ स्क्रीन लगा देंगे और वीडियो चला देंगे, लेकिन ये बात याद रखें कि ये 2 धारी तलवार भी साबित हो सकती है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं। एक ये कि हम खुद शवाहिद मंगवा कर मेरिट पर फैसला कर दें, दूसरा ये कि रेफरेंस को दोबारा एहतसाब अदालत को रिमांड बैक करें। अगर आप कहते हैं तो मेरिट पर फैसला कर देंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। चीफ जस्टिस ने वकील आजम नज़ीर तारड़ से मुकालमा करते हुए कहा कि आपने हमें अपना फैसला बताना है। वकील आजम नज़ीर तारड़ ने अदालत में कहा कि नवाज शरीफ के साथ पहले ही बहुत ज्यादतियाँ हो चुकी हैं। हमारी इस्तदा है कि यही अदालत मेरिट पर नवाज शरीफ की अपील पर फैसला करे। इससे कबल भी 2 अपीलों पर फैसला इसी अदालत में हो चुका है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि केस अगर रिमांड बैक कर भी देते हैं तो नवाज शरीफ मुल्जिम तसव्वुर होंगे, सजा याफ्ता नहीं। ट्रायल कोर्ट ने दोबारा केस का फैसला करना होगा और अगर नैब का भी यही रवैया रहा तो फिर तो आपको मसला भी नहीं होगा। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? एक रास्ता अपील खारिज कर दें, दूसरा ये कि अपील मंजूर करके नवाज शरीफ को बरी कर दें, तीसरा रास्ता यह है कि अपील मंजूर करते हुए एहतसाब अदालत को वापस भिजवा दें। दौरान समाअत नैब ने अदालत से अल अजीजिया रेफरेंस का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा की। नैब प्रोसिक्यूटर ने दरखास्त की कि अदालत फैसला कलअदम करार दे तो रिमांड बैक कर दे। अपील मेरिट पर मंजूर हुई तो तशदगी रह जाएगी।
जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि मुकदमा रिमांड करना दो धारी तलवार हो सकता है, जिस पर वकील आजम नजीर तारड़ ने कहा कि अरशद मलिक जिंदा होते तो उन्हें तलब करने की इस्तदा करते। मालूम है कि ट्रायल कोर्ट से कोई भी फैसला आ सकता है। वकील अमजद परवेज ने अदालत से इस्तदा की कि अदालत रिमांड बैक करने की सूरत में डायरेक्शंस देकर फैसला जल्द किया जाए। दोबारा फैसले के लिए केस एहतसाब अदालत को भिजवाने के मौक़िफ़ से मुत्तफिक है। हाईकोर्ट एहतसाब अदालत को एक जल्द फैसले की हिदायत दे, जिसके बाद इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने मुकदमा एहतसाब अदालत को भिजवाने की नायब की इस्तदा मुस्तरद करते हुए अल अजीजिया रेफरेंस मेरिट पर सुनने का फैसला कर दिया, जिसके बाद आज कुछ ही देर के लिए मेरिट पर दलाइल भी दिए गए। अमजद परवेज ने अल अजीजिया रेफरेंस अपील पर मेरिट पर दलाइल का आगाज करते हुए कहा कि बेटे ने बाप को बाहर से बैंकिंग चैनल के जरिए रकम भिजवाई। हिल मेटल एस्टैब्लिशमेंट बनाने के 4 साल बाद ये रकम भिजवाई गई। 2017 में हुसैन नवाज के अकाउंट से जो रकम आई वो टैक्स रिटर्न में भी जाहिर की गई। अमजद परवेज ने कहा कि अल अजीजिया स्टील मिल और हिल मेटल एस्टैब्लिशमेंट से नवाज शरीफ का कोई ताल्लुक नहीं है, कभी इन दोनों कंपनीज की मिल्कियत का दावा नहीं किया। उनका कहना था कि ये मौक़िफ़ सुप्रीम कोर्ट, जीआईटी और ट्रायल कोर्ट के सामने भी रखा। बेटों की तरफ से वालिद को बाहर से रकम भिजवाना कोई जुर्म नहीं है। ये कहते हैं कि आपको जो रकम आई है तो दरअसल आप इसके मालिक हैं। अमजद परवेज का कहना था कि अल अजीजिया कंपनी 2001 में रजिस्टर हुई, दूसरी हिल मेटल 2005 में रजिस्टर हुई। हिल मेटल के मालिक हुसैन नवाज शरीफ हैं। इस कंपनी से नवाज शरीफ का कोई ताल्लुक साबित करने के लिए कोई दस्तावेजी सबूत पेश नहीं किया गया। अमजद परवेज ने अदालत को बताया कि नैब का सारा केस नवाज शरीफ की इन कंपनीज की मिल्कियत साबित करने का था। इन कंपनीज के शेयर होल्डर्स हुसैन नवाज शरीफ, अब्बास शरीफ और एक खातून थी। नवाज शरीफ का मौक़िफ़ यह था कि अल अजीजिया ये मेरे वालिद मियां शरीफ ने बनाई थी, जिसके साथ उनका भी कोई ताल्लुक नहीं रहा। अमजद परवेज ने कहा कि जीआईटी का सरबराह जरा में तस्लीम करता है अल अजीजिया से नवाज शरीफ के ताल्लुक के बारे में उनको कोई दस्तावेजी सबूत नहीं मिला। इस हवाले से चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मान भी लिया जाए कि प्रॉपर्टी नवाज शरीफ की है, फिर भी 4 अनासर प्रोसिक्यूशन को पूरे करने हैं, जिस पर अमजद परवेज ने बताया कि 4 अनासर मिसिंग है। नवाज शरीफ पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं थे। इस मौके पर नवाज शरीफ ने हुसैन नवाज की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए गए दस्तावेज से लाताल्लुकी का इजहार किया। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में उनकी जानिब से ये डॉक्यूमेंट जमा कराए गए, सच्चाई उन्हें साबित करना थी। वकील अमजद परवेज ने कहा कि ये डॉक्यूमेंट हमने नहीं, मुकदमे में एक फरीक हुसैन नवाज ने सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए थे। चीफ जस्टिस ने कहा कि ये डॉक्यूमेंट है, क्या हमें भी तो दिखा दें। अमजद परवेज ने जवाब दिया कि ये ऑडिट रिपोर्ट एक सोर्स डॉक्यूमेंट थी। आजम नजीर तारड़ ने कहा कि आसान अल्फाज में सर फैसला पंचायती है, इसे शाही फैसला कहते हैं, और इनके इस जुमले पर कमरे अदालत में कहकहे बुलंद हो गए। चीफ जस्टिस ने वकील सफाई से सवाल किया कि क्या फोटोकॉपी बतौर सबूत पेश करने पर आपने एतराज किया था। अमजद परवेज ने जवाब दिया कि लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि आमदन से जायद असासा जात का केस दायर ही तब हो सकता है जब आमदन और असासे की मालियत का तकाबुल मौजूद हो। चीफ जस्टिस आबिर फारूक ने कहा कि अगर एतराज किया था तो इस पर अदालत ने क्या फैसला दिया। अमजद परवेज ने कहा कि वाजिद ज़ियाद ने जरा में बताया था कि यह सोर्स डॉक्यूमेंट है। नवाज शरीफ को अल अजीजिया केस में सजाओं के खिलाफ अपील की समात में इकामा की दस्तावेज पर बहस के दौरान चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि अल अजीजिया कंपनी की तरफ से नवाज शरीफ को काबिल अदा तनख्वाहों से मुतल्लिक दस्तावेज मुसद्दका है। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या जिस शख्स ने इस काबिल वसूल तनख्वाह की दस्तावेज तैयार की उसने किसी अदालत में आकर इसकी तस्दीक की। एडवोकेट अमजद परवेज ने कहा कि काबिल वसूल तनख्वाह की दस्तावेज तैयार करने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट ने भी कभी अदालत में पेश होकर तस्दीक ही नहीं की, सब फोटोकॉपी दस्तावेज है। और एवनफील्ड अपार्टमेंट केस में अदालत ने फोटोकॉपी दस्तावेज को बतौर सबूत नाकाबिल कबूल करार दिया है। इस तरह आज अमजद परवेज ने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं, जबकि अदालत ने कहा है कि मंगल 13 दिसंबर तक समात मुलतवी करते हुए नैब को अगली समात पर दलाइल देने की हिदायत दे रहे हैं। यानी 13 दिसंबर को अब इस केस की समात होनी है। नवाज शरीफ के वकला अपने दलाइल मुकम्मल कर चुके हैं, अब नैब के प्रोसिक्यूटर को दलाइल देने हैं और देखना यह है कि कितनी जल्दी इस्लामाबाद हाईकोर्ट इस केस पर भी फैसला सुनाती है, क्योंकि दोनों तरफ से वकला के दलाइल सुनने के बाद अल्टीमेटली इस्लामाबाद हाईकोर्ट डिसीजन देगी। अब ये डिसीजन भी वैसा ही आता है जैसे एवनफील्ड अपार्टमेंट केस में आया था, जिसमें नवाज शरीफ को बरी कर दिया गया। और अगर अल अजीजिया केस के अंदर भी नवाज शरीफ बरी हो जाते हैं तो उनका रास्ता पार्टी सदारत और चौथी बार वजारत उज़्मा के लिए बिल्कुल साफ हो जाएगा। लेकिन आज की इस जरा के अंदर, इस समात में, दलाइल में बहुत सारे सवाल छुपे हुए हैं। सवाल तो ये है कि पूरी लीगी क़यादत जिस बयानिए को बनाती रही, जिस वीडियो स्कैंडल पर बात करती रही, आज उस वीडियो स्कैंडल की दरख्वास्त की पैरवी से पीछे हट गई है। तो क्या मुस्तकबिल करीब में भी कुछ ऐसा ही होगा, और क्या आने वाले में ऐसा रास्ता ओपन कर दिया गया, और फिर जो एहतसाब का बयानिया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का था, क्या उस पर हमेशा हमेशा के लिए मिट्टी डाल दी गई है। मिट्टी पाओ पॉलिसी पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सिर्फ इसलिए गामजन है कि मियां नवाज शरीफ साहब को जल्द अज जल्द इन केसेस से रिलीफ या छुटकारा दिया जाए और इलेक्शंस लड़ने की राह हमवार की जा सके। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमा राना एहसान अफजल साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम राना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए।
राणा साहब, सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है। जुलाई 2019 में मरियम नवाज साहिबा ने लीगी क़यादत के हमरा एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें जज अरशद मलिक वीडियो स्कैंडल सामने आ गया। उसी वीडियो स्कैंडल को बुनियाद बनाते हुए आपने एक दरखास्त दी। आज उस दरखास्त की पैरवी से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पीछे हट गई है। क्या मुस्तकबिल में भी आप इसी तरह के वीडियो स्कैंडल्स का रास्ता ओपन रखना चाहते हैं? रास्ता खोल दिया आपने? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, हमने तो कुछ नहीं खोला। बात यह है कि जब ऐसे हकायक आते हैं तो उसकी इन्वेस्टिगेशन की जिम्मेदारी किसी जमात पे नहीं होती, रियासत पे भी होती है, अदालतों पे भी होती है, कोर्ट्स पे भी होती है। मैं समझता हूं कि इसका एक मैकेनिज्म बनना चाहिए है कि जब ये इंफॉर्मेशन पब्लिक के पास आ जाए तो उसकी तहकीक हो। नहीं, अगर आप उस केस को परसू करते तो आज ये केस रिमांड बैक होता। जब रिमांड बैक होता तो नैब कोर्ट में जाता और वहां पर ऑब्वियसली अगर आप इस केस की पैरवी से पीछे ना हटते तो फिर इस वीडियो की छान पटक होती, लेकिन आपने ये नौबत नहीं आने दी। नहीं, देखें, बात यह है कि इस वीडियो की वजह से इन्वेस्टिगेशन हुई और मिसकॉन्डक्ट के ऊपर उन जज को जो है वो नौकरी से बदतरफ कर दिया गया। लेकिन जहां जो जजमेंट्स और जो कंटेंट था उसके हवाले से कोई काम नहीं किया गया, तो वो भी मैं समझता हूं कि वो जिम्मेदारी, जब आप एक चीज की इंक्वायरी कर रहे थे तो वो मुकम्मल होनी चाहिए थी। जो जहां तक कि हमने उसको क्यों नहीं परसू किया, देखें, वो हमारी लीगल टीम बेहतर बता सकेगी कि उसकी क्या वजूहात हैं। लेकिन मैं नहीं समझता कि हमने कोई रास्ता हमवार किया है। ये जिम्मेदारी तो रियासत की है, अदालतों की राणा साहब, है। आपने कहा था कि पनामा केस के पीछे छुपे किरदारों को बेनकाब करेंगे, तो आज नून लीग ने मिट्टी डाल दी बाकायदा तौर पर पनामा केस के पीछे छुपे मरकजी किरदारों को बेनकाब करने पर। नहीं, मेरा नहीं ख्याल हमने कोई ऐसी चीज की है। ये बहरहाल जिम्मेदारी जो है और लोगों पे भी आती है, लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि क्या वजूहात हैं कि इस केस से पीछे हटे हैं या इसकी पैरवी नहीं कर रहे, वो लीगल टीम बेहतर सर, बता इस वीडियो को सरफेस पे आप लेके आए थे, इस पर नैरेटिव आपने बिल्ड किया था, इस पे लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आप करते रहे, जलसों में आप बयानियां बनाते रहे। आप ये कह रहे हैं कि किसी और ने परसू करना था? आपने परसू करना था सर, आपका केस था, पैरवी आपने करनी थी। नहीं, देखें, जब ये वीडियो सरफेस पे आई तो जिस जज की वो वीडियो थी उसके ऊपर इंक्वायरी हुई, जुडिशियल इंक्वायरी हुई और जुडिशरी ने फैसला किया कि ये मिसकॉन्डक्ट के जिम्मे में आते हैं और इनको हम बदतरफ कर देंगे, इनको नौकरी से हम फारिग कर देंगे। लेकिन जो जजमेंट्स उनकी थी उनको बरकरार रखा। जो कंटेंट था, जिस तरह की उसमें चीजें आई, उसके ऊपर नजरसानी नहीं की गई। तो मैं समझता हूं कि ये जब वो वक्त था कि तब इसको जो है वो मामले को रिजॉल्व कर दिया जाता। बहरहाल क्या वजूहात हैं कि इसको परसू नहीं किया गया, वो लीगल टीम बेहतर बता सकती है। आप हमेशा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक सिटिंग जज और हवाला देते रहे कि वो मॉनिटरिंग जज थे। आपने जो बातें की कि हम जुडिशरी का भी एहतसाब करेंगे, वो किरदार भी बीच में ही रह गए कहीं। ये देखें, हम तो आज भी कहते हैं कि ये जो हकायक हैं, जो पाकिस्तान की तारीख में जो कुछ होता रहा है, जो इंटरफेरेंस सियासी मामलात में हुई है, जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की जाती है, एक वजीर आजम को टारगेट करके फारिग कर दिया जाता है, इन सारी चीज़ों के ऊपर ट्रूथ कमीशन बनना चाहिए है और हकायक लोगों के पास आने चाहिए। अच्छा, चले मुझे सर एक सादा से सवाल का जवाब दें। अगर मुस्तकबिल करीब में भी कल को एक और वीडियो आ जाती है और फिर खुदा ना खास्ता किसी जज की वीडियो होती है, फिर क्या होगा सर? फिर उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होंगी और अल्टीमेटली आप फिर उसको वापस ले लेंगे, कोई भी हो, मतलब वो ए हो बी हो, वापस ले लेंगे और केस की पैरवी से मुकर जाएंगे। देखें, पाकिस्तान की जो जुडिशरी है वो बॉटम से 10वें नंबर के ऊपर आती है। अब ये किसकी जिम्मेदारी है कि अगर किसी जज की वीडियो आए तो जो जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है, जो ये इतने बड़े बड़े फोरम्स हैं, वो क्यों नहीं इन चीजों को, अपनी साख को बेहतर करते? क्या ये जिम्मेदारी, उनकी भी जिम्मेदारी उतनी बनती है कि वो जहां दुनिया जहान के सुओ मोटोज लेते हैं वहां इन मामलात को भी सेटल करें? और हम बिल्कुल उसको उसको उसके लिए आवाज उठाएंगे और अकाउंटेबिलिटी पे भी हम आवाज उठाएंगे, लेकिन ये तो सारे स्टेक होल्डर्स की जिम्मेदारी है। अच्छा राणा साहब, ये कहिए कि इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मुख्तलिफ सूबों के अंदर जा रही है, पार्टीज़ के जो हेड्स हैं उनसे मिल रही है, सीट एडजस्टमेंट की बातें भी हो रही हैं और नवाज शरीफ साहब इज़ लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। लेकिन अभी उनका अपना केस भी है अल अजीज़िया केस के अंदर। ऑब्वियसली जब तक क्लीन चिट नहीं मिलती है या क्लियर नहीं होते, उनके लिए इलेक्शन की राह हमवार नहीं होगी। तो व्हाट आर यू लुकिंग एट कि अब आज की समाअत के बाद मियां नवाज शरीफ साहब के लिए राह हमवार हो रही है अल अजीज़िया केस में भी बरियत के लिए? देखें, जाहिर सी बात है, अगर राह हमवार नहीं होगी तो वो इलेक्शन फौरी तौर पे नहीं लड़ सकेंगे।
लेकिन हम इस उम्मीद पे हैं कि उनकी राह हमवार होनी चाहिए है, क्योंकि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन को सालों गुजर चुके हैं, चीजें एक्सपोज हो चुकी हैं, हकायक अवाम के सामने वाजे हो चुके हैं। तो हम इस उम्मीद पे हैं कि हमें इंसाफ मिलेगा और वो मियां नवाज शरीफ चौथी दफा वजीर आजम के कैंडिडेट के बतौर जो है वो इलेक्शन लड़ेंगे, क्योंकि तो आप इन आज चीजों को पीएमएलएन सर मजामत का बयानिया इसीलिए तर्क किए हुए है कि पीएमएलएन को पता है कि काउंटर प्रोडक्टिव होगा ये। नहीं, पीएमएलएन का मौकफ ये है कि हम इस एहतसाब के लिए खड़े हैं, हम समझते हैं इसकी जरूरत है, हम समझते हैं कि ट्रूथ कमीशन की जरूरत है, और सब स्टेक होल्डर्स अगर इकट्ठे इसके ऊपर चले तो हम उसको लीड करने के लिए तैयार हैं। बट लेकिन राणा साहब, मियां साहब 3 बार प्राइम मिनिस्टर रहे हैं सर, चौथी बार प्राइम मिनिस्टर के लिए कंटेस्ट करने का इरादा रखते हैं, तो आप तो जाहिर है बहुत एक्सपीरियंस्ड है और आप समझते हैं मामलात को। अगर अब भी चौथी बार वजारत उज़्मा के लिए राह हमवार करना ज्यादा अहम है बाकी एहतसाब के मामलात से और चीजों को करेक्टिव मेजर्स के, तो फिर तो मसलिहत कोशी कौमी अहमियत के लिए ज़हर कातिल है राणा साहब। नहीं, हम तो दावत दे रहे हैं कि आए, सारी जमातें इकट्ठी हों इस चीज के ऊपर और एहतसाब की बात करें। एहतसाब होना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी इस मुल्क से जो है वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल होती रही है। अकाउंटेबिलिटी सबके लिए बराबर होनी चाहिए, चाहे कोई ब्यूरोक्रेट हो, पॉलिटिशियन हो या कोई अदारों से हो, सबके लिए होनी चाहिए। इसके ऊपर सब बैठें और इसको कैसे मामले को आगे लेके चलना है उसके ऊपर बातचीत करें और इसका हल निकालें। बिल्कुल हम इस चीज के इसको प्रमोट भी करते हैं और हम समझते हैं ये वक्त की जरूरत है। जितनी तेजी से ये मामलात आगे बढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये कि 8 फरवरी को इलेक्शंस दविश्ता दीवार हैं, इसमें अब कोई अभाव नहीं होना चाहिए। बिल्कुल पीएमएलएन का मौकफ है कि 8 फरवरी से आगे इलेक्शन नहीं जाने चाहिए। और ये जो डीलिमिटेशंस के खिलाफ पिटिशंस जा रही हैं और अभी ख्वाजा साद रफीक कहते हैं वो भी जा रहे हैं, आजम नज़ीर तारड़ साहब ऑलरेडी हाई कोर्ट से रुजू कर चुके हैं, शहबाज शरीफ साहब के हल्के में भी डीलिमिटेशंस के हवाले से हल्का बंदियाँ कहते हैं ठीक नहीं हुई हैं, तो आपको लगता है कि ये मामला विद इन द गिवन टाइमलाइन निपटा लिया जाएगा? ये जिम्मेदारी है ईसीपी की और जो रिलेटेड अदारे हैं कि वो इनको एक आधे 10 दिनों के अंदर रिजॉल्व करें और इससे इलेक्शन स्केड्यूल के ऊपर कोई असर नहीं आना चाहिए। ये कोई इतनी बड़ा काम नहीं है। अगर किसी को इतराज है ये फाइनल हल्का बंदियों के ऊपर, क्योंकि हुआ ये कि इतराजात का टाइम था, उसमें कुछ लोगों ने इतराज किए लेकिन उन इतराजात की वजह से और इतराज बन गए, तो उनको भी रिजॉल्व कर दें अगले 5-6 दिनों के अंदर और इलेक्शन स्केड्यूल इससे जो है वो मुतासिर नहीं होना चाहिए। राणा साहब, लास्टली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के यहाँ एक और बड़ा प्रॉब्लम यह है कि जो पीटीआई के मुनर्रिफीन थे और आपके साथ शामिल हुए थे उनको भी अकोमोडेट करना है, पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट योर कॉन्स्टिट्यूंसी। राजा रियाज साहब ने भी नॉमिनेशन पेपर जमा कराए हैं, आपने भी कराया, टिकट किसको मिलेगा? देखें, भरपूर जंग लड़ेंगे पार्लिमानी बोर्ड के सामने। मैं अपनी सीट के लिए कंटेस्ट करूंगा। मैं एमएनए का कैंडिडेट हूं और पार्टी के पास हक है कि वो फैसला करे। मैं अपना मुद्दा पार्टी के पार्लिमानी बोर्ड के सामने रखूंगा। प्रिंसिपली पार्टी को मतलब आप राना अफजल साहब के साहबजादे हैं, आपकी फैमिली ने एक ऑब्वियसली एक बड़ी स्ट्रगल है पीएमएलएन के लिए, दूसरी तरफ राजा रियाज साहब है, तो आप क्या कहते हैं कि वो शुड दे प्रेफर? देखिए, मैं तो अपने लिए ही आवाज उठाऊंगा, मैं अपनी जंग लड़ूंगा। हम लोग पिछले 30 सालों से इस जमात के साथ हैं और ये है कि हम जमात के फैसले को की वायलेशन हम लड़ाई लड़ेंगे, जमात के अंदर लड़ेंगे। मैं नहीं समझता कि जमात को जो है जमात को मेरिट पे फैसला करना चाहिए और इंशाल्लाह जमात करेगी, लेकिन हमारी जंग विद इन द पार्टी होगी, आउटसाइड द पार्टी नहीं। अगर राजा रियाज साहब को टिकट मिल जाता है तो आप उनकी कैंपेन करेंगे फिर? मैं पीएमएलएन की कैंपेन करूंगा। शुक्रिया। राना एहसान अफजल साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। कराची में आए रोज आग लगने के वाकयात होते रहते हैं जिनसे कीमती जानों के साथ इमलाक का भी नुकसान होता है, यानी जानी और माली दोनों किस्म का नुकसान होता है, लेकिन इन सब हौलनाक वाकयात के बावजूद कोई संजीदा इकदाम नहीं उठाए जाते हैं ताकि मुस्तकबिल में इनका कुछ सद्देबाब हो सके। कल तकरीबन इसी वक्त ही कराची की मशहूर आयशा मंजिल शोलों की लपेट में थी। वजह फर्नीचर मार्केट में शॉर्ट सर्किट से लगने वाली आग बताई जा रही है, जो वहाँ रखे गए फोम मैट्रेस की वजह से इतनी फैली कि पूरे के पूरे प्लाजे को अपने हिसार में ले लिया। रात भर जो मुतासरीन है, बताया जा रहा है कि 5 अफराद इस हादसे के नतीजे में लुकमा अजल बन गए हैं, जबकि दर्जनों जख्मी हैं। जो मुतासरीन हैं वो किस तरह रात भर कैंपों में गुजारते रहे और उनका कोई पुरसाने हाल नहीं था, वो क्या कहते हैं, ज़रा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। तकरीबन 15 से 20 दुकानें ऊपर थी, जिसमें से हमारे एक दोस्त गुलाम भाई वो उनका इंतकाल हो गया है। फायर ब्रिगेड वाले जब आए हैं पहले वाले, उनके पास पानी का इंतज़ाम ही नहीं था।
जब बाद वाले आए हैं तकरीबन 1.5 घंटा 1 घंटा लेट आए, तब तक आग मुकम्मल तौर पर बिल्डिंग को अपने लपेट में ले चुकी थी। ऐसे आग आई है अंदर, तो इसने सारा सर लपेट में ले लिया, सबको मौका नहीं दिया हमें कुछ भी माल उठाने का या रखने का। इसमें 5 जाने गई है और मेरा तकरीबन 17-18 लाख रुपए का मेरा नुकसान हुआ। हम लोग फिर जिस गेट से आखिरी वाला गेट है उसमें हम लोग बस जो धक्का पहली करता हुआ निकलता गया, गिर गया, निकलता गया, ऐसे निकल गए। हमारे 3 साथी जो हैं शहीद हो चुके हैं इसके अंदर। इस हौलनाक वाक़े के बाद अगर कुछ है तो तिफल, तसल्लियाँ, दावे और नारे वही कुछ है। केयर टेकर चीफ मिनिस्टर पहुंचे, क्या कहा जरा वो भी आपके सामने रखता है। इंस्पेक्शन का और सेफ्टी ऑडिट का ऑर्डर कर दिया था पहले हादसे के फौरी तौर पर मैंने इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर किया था। तो अभी भी अंडर वे है, अंडर प्रोग्रेस है। अब देखते हैं हम क्या बेहतरी ला सकते हैं। किस तरीके से किया था, तो आपको पता है मामला कितने बिगड़े हुए हैं और बिल्डिंग खासतौर पर बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का दीगर अदारों की तरह क्या हाल है। इंस्पेक्शन और सेफ्टी ऑडिट की बातें की जा रही हैं, लेकिन ये सेफ्टी इकदाम उस वक्त क्यों नहीं उठाए गए जब माहिरीन चीख चीख कर इस खतरे की जानिब तवज्जो मबजूल करा रहे थे। पिछले महीने कराची में होने वाले एक सिंपोजियम की एक मिसाल ले लेते हैं। नवंबर 2023 को कराची में मुनक्किदा एक सिंपोजियम में सिटी प्लानर्स, टाउन प्लानर्स, इंजीनियर्स और बिल्डिंग प्लानर्स के माहिरीन ने इस बात पर यकीन जाहिर किया कि कराची के तकरीबन 90% रिहायशी, तिजारती और सनती इमारतों में आग से बचाव और आग बुझाने का उनमें निज़ाम ही मौजूद नहीं है। सिंपोजियम में मौजूद तमाम माहिरीन ने इस बात पर भी इत्तफाक किया कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जैसे रेगुलेटरी इदारों की मुजरिमाना गफलत ने शहर में लाखों लोगों को खतरे में डाल दिया। पाकिस्तान में हर साल आग लगने के वाकयात के नतीजे में तकरीबन 15,000 से ज्यादा अफराद की हलाकतें होती हैं और सालाना तकरीबन 1.5 लाख अफराद जलकर शदीद जख्मी हो जाते हैं, जबकि तकरीबन 1,000 अरब का माली नुकसान होता है। कराची की अगर बात की जाए तो कराची में हर साल तकरीबन 2,000 से ज्यादा आतिशज़दगी के वाकयात रूनुमा होते हैं। साल 2020 में आतिशज़दगी के 2,000 वाकयात रूनुमा हुए, 2021 में आतिशज़दगी के 2,311 वाकयात हुए, साल 2022 में ये वाकयात 2,081 हुए। इसके अलावा कराची शहर में किसी मसरूफ बिल्डिंग में आग लगने का ये पहला वाक़या, जैसे वज़ीर आला ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि कुछ दिन पहले लगने वाली आग की इंक्वायरी अभी अंडर प्रोसेस ही थी कि एक और वाक़या हो गया। इस सारे मामले पर बात करेंगे। इस वक्त साबिक एडमिनिस्ट्रेटर कराची फ़हीमुज़्ज़मान खान साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। फ़हीमुज़्ज़मान खान साहब से ये जानने की कोशिश करेंगे कि असल में ये बार बार बैक टू बैक पैदर पे वाक़यात होते हैं, हलाकतें होती हैं, जानी और माली नुकसान होता है, लेकिन कोई सद्देबाब क्यों नहीं हो पाता है। फ़हीमुज़्ज़मान खान साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, 90% रिहायशी, तिजारती और सनती इमारतें शहर कायद में हैं, जहाँ एक वाज़े के मुताबिक सिरे से आग बुझाने का कोई निज़ाम ही मौजूद नहीं है। Who is responsible for this, sir? देखिए, बुनियादी तौर पे तो ये हमारी जो एक ओवरऑल गवर्नेंस की फेलियर है, ये उसका नतीजा है। इसमें कोई एक इदारा जो है खाली जिम्मेदार नहीं है। और अफसोस की बात यह है कि जो आगे लगती है हम उनसे जैसे कसम खाई हुई है कि हमने कुछ सीखना नहीं है। तो इदारे जैसे KMC या जो मेयर हैं वो क्लेम करते हैं कि सिर्फ 35% इलाका उनका है, तो फायर ब्रिगेड या SBCA की भी लिमिटेड हो जाती है। कैंटोनमेंट बोर्ड्स हैं, दूसरे वफाकी और सूबाई इलाके हैं, तो उन सब के अंदर जो एक कंप्लीट लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, या ये कहिए कि कोऑर्डिनेशन नाम की या रब्त नाम की कोई चीज नहीं है, वो भी है। दूसरा ये है कि हमारी मीडिया की भी एक का फेलियर है। आज तक मैंने कभी किसी मतलब मैंने ये तो देखा मीडिया पे कि लोग ये कह रहे हैं कि जी आग लग गई और जिम्मेदारी नहीं करते, मगर बिल्कुल मामूली चीज है। देखिए, आग तो पहले भी लगती थी ना, मगर इस तरह के नुकसान नहीं हो गए। लोगों में एक जनरल कॉन्शियसनेस थी, समझ थी कि भाई क्या कर रहा है। अब तो आपको जो फायर एक्सटिंग्विशर है, अगर वो किसी बिल्डिंग में मिलेगा, वो भी 10 साल पुरानी उसके ऊपर सील लगी होगी। जबकि उसकी जिंदगी 1.5 ज़रीफी है सर। यही तो आपसे जान रहे हैं कि करोड़ों नफूस पर मुश्तमिल लोगों का ये शहर कायद कराची है, जहाँ पर कुल फायर स्टेशन 28 फायर स्टेशन हैं, जहाँ पर आग बुझाने के आलात बुलंदोबाला इमारत के अंदर मौजूद नहीं है, जहाँ पर सिरे से कोई सेफ्टी एग्जिट या फायर एग्जिट ही नहीं रखा जाता है। तो देखिए, इस तरह की इमारत जब बुलंदोबाला मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बनती हैं तो वहाँ पर कौन होता है? बाद में तो आप इंस्पेक्शन और सेफ्टी ऑडिट की बात करते हैं, लेकिन जब बन रही होती है इमारतें तो उस वक्त रिस्पॉन्सिबल कौन है कि वो ये तमाम तर चीज़ों की छान पटक करें? देखिए, जो लैंड ओनिंग एजेंसीज हैं, चाहे वो KMC हो, KDA हो, कैंटोनमेंट बोर्ड्स हो, KPT हो, सिविल एविएशन, रेलवेज,
तो जो भी लैंड ओनिंग एजेंसीज हैं उनकी म्युनिसिपल सर्विसेज जो है उनकी जिम्मेदारी होती है, ठीक है। अच्छा, चूंकि शहर बड़ा है, अगर एयरपोर्ट पे कोई हादसा हो जाए तो शहर की सिटी की फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंच रही होती हैं, एम्बुलेंसेस पहुंच रही होती हैं। शहर में कुछ हो जाए तो फायर ब्रिगेड एयरपोर्ट से गाड़ियां आ रही होती हैं, कैंटोनमेंट बोर्ड से आ रही होती हैं। तो मगर कोई वो सिस्टम नहीं है कि जिसके अंदर आप ये कहिए कि इदारे जो हैं आपस में किसी किस्म का रब्त रखते हो, जिसके अंदर मतलब शहर तो देखिए एक ही है ना। कचरे की एक थैली कराची एयरपोर्ट पे अगर जनरेट होती हुई उड़ती हुई पहले फैसल कैंटोनमेंट के इलाके में आती है, फिर केडीए के इलाके में आती है, फिर केएमसी के इलाके में आती है, फिर कराची कैंटोनमेंट। तो आपने शहर को तो बांट दिया, जिम्मेदारी बांट दी। तो उससे शायद ये हुआ कि आप एक कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं कि भाई ये जो है हमारा इलाका नहीं है हमारा, मगर बहरहाल मुल्क तो ये पाकिस्तान तो सर, ये क्या लैक ऑफ रिसोर्सेज है या लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है? लैक ऑफ, देखिए सबसे पहले तो लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। मतलब बिल्डिंग कंट्रोल में या कैंटोनमेंट बोर्ड में जो नक्शे पास कर रहे हैं उनको वो ऐसा नहीं है कि कोई शिया सुन्नी का झगड़ा है कि हमने बिल्डिंगों के अंदर वो नहीं बनानी फायर। उनको इस बात का एहसास ही नहीं है कि इसके अंदर फायर सेफ्टी, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी या गैस की सेफ्टी जो है कोई मायने रखती है। आप कराची गैस की, सुई गैस की जो सप्लाई लाइन है उसके ऊपर और उसके बिल्कुल, जबकि उसका एक डिफाइंड कॉरिडोर है, उसके बिल्कुल नजदीक बिल्डिंगें बन गई हैं। आप चले जाइए, अगर चंद साल पहले बल्दिया में फैक्ट्री का फायर हुआ था तो उसमें फायर से तो लोग मरे थे, मगर जो मरने की एक बड़ी वजह ये थी कि वो एस्केप नहीं कर पाए थे, क्योंकि खिड़कियों में ग्रिल्स लगी हुई थी जो कि मालिकान ने इसलिए लगाई थी कि जी सामान चोरी हो जाता है। तो आज जरा उस इलाके में जाइए और उस फैक्ट्री के आसपास जितनी बिल्डिंग्स हैं उनमें से मुझे एक निकाल कर दिखा दीजिए जिसकी खिड़कियों पे ग्रिल्स नहीं है। यानी कि अगर लोग जिंदा जल के मरते हैं तो मर जाए, ठीक है, मगर हमने अपनी चोरी, भाई उसके दूसरे भी तरीके भी तो हो सकते हैं। तो एक जो सोशल कॉन्शियसनेस है ना, इस मसले का इदराक है, जो मैंने माजरत के साथ जो मैंने पहले मीडिया से, मैंने और भी चैनल्स पे कहा है कि देखिए मैं खुद डॉन के लिए काम करता हूं, तो मतलब ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम जो है लोगों को इस बात का इदराक दें ताकि वो जो बिल्डर्स हैं वो अच्छा फैय्यूज ज़मान साहब, कथा कलामी के लिए माजरत सर, आई हैव टू टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक सर। ये इस राइटली पॉइंटेड आउट अवेयरनेस की कमी है, टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इट व्हाइल रिपोर्टिंग इट। बहुत बहुत शुक्रिया फैय्यूज ज़मान साहब हमारे साथ मौजूद थे। सरकारी इदारों की एक लंबी फहरिस्त है जो बरस बरस से खसारे का शिकार हैं। चंद दिन पहले एक फहरिस्त मुरतब हुई जिसमें 10 इदारों से मुताल्लिक बताया गया है जो खसारे का शिकार इस वक्त दिखाई देते हैं। नफा बख्श और खसारे में चलने वाले 10 सरकारी इदारों की फहरिस्त में साल 2020 के आदाद शुमार का अगर जायजा लिया जाए तो पता चलता है कि कोयटा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी का खसारा 8 अरब 50 करोड़ है। इसी तरह से नेशनल हाईवे अथॉरिटी है जिसका जो खसारा है वो 94 अरब 30 करोड़ है। पाकिस्तान रेलवेज 50 अरब 20 करोड़ है। सखर इलेक्ट्रिक पावर कंपनी 40 अरब 80 करोड़, PIA 36 अरब और 7 करोड़ रुपए, सुई साउदर्न गैस यानी SSG पाइपलाइन 21 अरब 40 करोड़। पाकिस्तान स्टील मिल्स के अगर खसारे की बात की जाए तो वो 20 अरब 60 करोड़ है। और इसी तरह से सुई साउदर्न गैस पाइपलाइन 21 अरब 40 करोड़ के खसारे के साथ है और पाकिस्तान स्टील मिल्स 20 अरब 60 करोड़ रुपए। हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी 17 अरब 70 करोड़ रुपए। पाकिस्तान स्टेट ऑयल कंपनी 14 अरब 80 करोड़, जबकि पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी 14 अरब 60 करोड़ रुपए के खसारे का शिकार है। ये हमारे कौमी इदारे हैं जो करोड़ों रुपए का शिकार है और इन्हीं में से एक इदारा PIA है जिसकी निजकारी की बात हो रही है। प्राइवेटाइजेशन की बातें तो बहुत दफ़ा होती है, लेकिन प्राइवेटाइज करने में यानी इसको एग्जीक्यूट करने में हम बुरी तरह नाकाम रहते हैं। और फिर सवाल तो ये भी है कि क्या प्राइवेटाइजेशन इज़ द ओनली सोल्यूशन? क्या हम अपने सरकारी इदारों को पहले इस नहज के ऊपर लेके आते हैं, उनको कंगाल करते हैं कि इनको महंगे और भारी भरकम इदारों को सस्ते दामों फ़रोख्त किया जा सके और फिर नफ़ा किसी खास शख्स को पहुँचाया जा सके? और पैरेलल इसी PIA के लिए जो रूजवेल्ट होटल है, अब उसमें एक तरफ तो हमने म्युनिसिपल कमेटी को उसके हवाले किया और अब फिर उसकी डिमोलिशिंग की बात हो रही है। ये कितने में पड़ेगा, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी को अदालती कत्ल करार देने का सदारती रेफरेंस समाअत के लिए मुकर्रर करने का फैसला कर लिया और चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच 12 दिसंबर को इस केस की समाअत करेगा।
ये जो रेफरेंस है वो 2011 में उस वक्त के सदर आसिफ अली जरदारी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भेजा गया था। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने 11 रुकनी लार्जर बेंच बनाया था और वो 11 रुकनी लार्जर बेंच महज 6 समातें कर सका था और ये केस बेनतीजा खत्म हुआ था। और उसके बाद से अब जस्टिस काजी फायज ईसा ने इसको टेकअप किया है और इसके ऊपर 9 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया है। लगता यह है कि जस्टिस काजी फायज ईसा इस केस पर कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं। अब देखना यह है कि अब इस केस को समाअत के लिए मुकर्रर तो कर लिया गया है, अब 9 रुकनी लार्जर बेंच इस इंपॉर्टेंट रेफरेंस जो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने सबमिट किया था तो उस सदारती रेफरेंस पर क्या फैसला सुनाता है और क्या इशुल मर्डर करार दिया जाता है या फिर कोई और बात होती है। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचे, आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।